कहानी की शुरुआत कनेची नाम के एक हार्डकोर गेमर से होती है। वो उन लोगों में से था जिनके लिए गेम सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि पूरी दुनिया था। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, गेम खेलना। वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि एक ही गेम को खत्म करने के चक्कर में उसने अपनी लाइफ के पूरे 3 साल लगा दिए। 3 साल सिर्फ एक गेम को मास्टर करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। उसके लेवल की, उसके स्किल की, उसके माइंडसेट की कोई गेम मार्केट में थी ही नहीं। वो अपने मन में बड़बड़ाता है, यार ये कैसी कैसी बकवास गेम्स आ रही हैं आजकल। मुझे ऐसी गेम चाहिए जो सच में मुझे चैलेंज करे, जिसे खत्म करने में कम से कम 10 साल लग जाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, हार्डकोर चैलेंज की भूख। कनेची अपने कंप्यूटर पर एक ऐसी गेम को ढूंढना शुरू करता है जो वाकई में एक्सट्रीम हो, कुछ ऐसा जो उसके स्किल को पूरी तरह तोड़ दे। वो वेबसाइट से वेबसाइट चेक करता है, रिव्यू पढ़ता है, टॉप रेटेड लिस्ट देखता है, लेकिन घंटों ढूंढने के बाद भी उसे कोई ऐसी गेम नहीं मिलती जो उसके स्टैंडर्ड पर खरी उतर सके। तभी अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन हल्के हल्के ग्लिच करना शुरू कर देती है। पहले तो उसे लगता है शायद सिस्टम हैंग हो गया है, लेकिन फिर स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है और अचानक एक अजीब सी गेम विंडो अपने आप ओपन हो जाती है। उस विंडो पर लिखा था, ये गेम फुल फैंटेसी से भरी हुई है। नीचे कई डिफिकल्टी ऑप्शन दिखाई देते हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड और एक अनजाना ऑप्शन, हेल मोड। कनेची ने आज तक किसी गेम में हेल मोड का नाम नहीं सुना था। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराता है, बस यही चाहिए था मुझे। बिना एक सेकंड गवाए वो सीधे हेल मोड को चुन लेता है, क्योंकि अगर खेलना है तो सबसे खतरनाक लेवल पर। लेकिन अभी खेल शुरू नहीं हुआ था। अब उसके सामने अगला विकल्प आता है, कौन सी क्लास चुने, स्वॉर्ड्समैन, शील्ड बेयरर, मजिशियन या फिर समनर क्लास। आमतौर पर समनर क्लास सबसे मुश्किल मानी जाती है। कम स्टैट्स, धीमी शुरुआत और पूरी तरह स्ट्रैटेजी पर निर्भर। कनेची जानता था कि अगर उसे असली एक्सट्रीम डिफिकल्टी चाहिए तो उसे सबसे रिस्की क्लास चुननी होगी, और शायद थोड़ी जल्दबाजी में या शायद जानबूझकर वो समनर क्लास को चुन लेता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। वो एक्साइटेड था, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे सालों से तलाश थी। अचानक वो अपनी गेमिंग विंडो पर एंटर बटन दबाता है और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक तेज रोशनी के साथ वहां एक जबरदस्त लाइटनिंग जैसा स्प्लैश होता है और अगले ही पल कनेची खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाता है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि अब वो बड़ा गेमर कनेची नहीं रहा। वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका था, और ऐसा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में पैदा हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अभी तो वो अपने कमरे में था और अब किसी अनजान जगह पर किसी की गोद में पड़ा हुआ था। तभी वो अपने सामने एक अजीब से आदमी को देखता है। वो आदमी उसे प्यार से अपनी बाहों में उठाए हुए था। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इस दुनिया में उसका नाम अब कनेची नहीं बल्कि एलन है। और अजीब बात ये थी कि एलन के रूप में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी कुछ खास नहीं थी। वो बस दिन रात गेम खेलता रहता था। 35 साल का अनमैरिड आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्क्रीन के सामने बिता दी थी। अब हम देखते हैं कि एलन इस नई दुनिया में 1 साल का हो चुका है। उसके माता पिता बेहद सीधे और अच्छे स्वभाव के लोग थे। उसके पिता का नाम रन था, जो लगभग 20 साल के थे, और उसकी माँ थेसिया बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की महिला थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसने हेल मोड चुना था तो जाहिर सी बात है उसकी नई जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। वो एक ऐसी फैमिली में जन्मा था जो बेहद गरीब थी, जहाँ रोजमर्रा की जिंदगी भी एक संघर्ष थी। मतलब शुरुआत से ही उसके लिए ये दुनिया आसान नहीं बनाई गई थी। एलन का जन्म किंगडम के पास एक फ्रंट लाइन गांव में हुआ था। ऐसा गांव जिसे अक्सर युद्ध का सामना करना पड़ता था। यहाँ के लोग पहले से ही मुश्किल हालात में जी रहे थे। ऊपर से किंग और सैनिकों को भारी टैक्स भी देना पड़ता था। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। जिंदगी सच में बहुत कठिन थी। फिर भी एलन को अपने माता पिता से सच्चा प्यार मिलता था। उन दोनों के बीच भी गहरा लगाव था। गरीबी थी, लेकिन अपनापन भी था। एलन अपने मन में सोचता है, शायद वो दिन दूर नहीं जब उसके घर में उसका एक छोटा भाई या बहन भी आ जाए। रात को उसकी माँ उसे सुलाने के लिए अलग कमरे में रखा करती थी, और जैसे ही सब सो जाते
एलन असली काम शुरू करता। एक रात वो अचानक जाग जाता है। अब उसका दिमाग पूरी तरह एक्टिव था। वो सोचता है अगर उसे इस दुनिया में सच में ताकतवर बनना है तो अभी से शुरुआत करनी होगी। वो अपने स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन कुछ भी ओपन नहीं होता। कोई स्टैट्स विंडो सामने नहीं आती। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्टैट्स स्क्रीन की जगह एक अजीब सी किताब, एक ग्रिम वॉर, हवा में तैरती हुई उसके सामने आकर रुक जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। घबराहट में वो अचानक जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। आवाज सुनते ही उसके मदर और फादर घबराकर दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। दरवाजा खोलकर जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एलन तो बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है, मानो गहरी नींद में हो। असल में एलन को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा था। वो नहीं चाहता था कि उसका ये सीक्रेट, ये तैरता हुआ ग्रिम वॉर उसके माता पिता की नजर में आ जाए। उसके पेरेंट्स को लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसकी माँ उसे प्यार से सहलाती है और कुछ देर बाद दोनों वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही कमरा फिर से शांत हो जाता है, एलन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अब वो सावधानी से उस तैरती हुई किताब ग्रिम वॉर को खोलता है। अंदर उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। उसकी पहचान, उसकी क्लास और उसकी एबिलिटीज की पूरी जानकारी। आगे हम एलन को देखते हैं जो पूरी गंभीरता से उस ग्रिम वॉर को पढ़ना शुरू कर देता है। ग्रिम वॉर के हर पन्ने पर उसके स्टैट्स की डिटेल दी हुई थी। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, सब कुछ। यहाँ तक कि उसकी समनर मैजिक के बारे में भी विस्तार से समझाया गया था। अब एलन पूरी तरह समझने की कोशिश करता है कि समनर क्लास असल में काम कैसे करती है। वो ध्यान से हर लाइन पढ़ता है, जैसे कोई गेम गाइड स्टडी कर रहा हो। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वो अभी सिर्फ 1 साल का बच्चा था, इसलिए उसके पास अभी कोई एमपी यानी माना पॉइंट्स मौजूद नहीं थे। मतलब असली ताकत अभी लॉक्ड थी। उसे समझ आता है कि इस उम्र में वो सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या बेहद कमजोर बीस्ट ही समन कर सकता है। फिर भी वो कोशिश करने का फैसला करता है। अब हम देखते हैं कि एलन धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वो ग्रिम वॉर में लिखे शब्दों को दोहराता है ताकि किसी छोटे इंसेक्ट या कमजोर जीव को समन कर सके। वो पूरी कोशिश करता है, बार बार मंत्र बोलता है, यहाँ तक कि जो थोड़ा बहुत एमपी उसके पास था वो भी पूरी तरह खर्च कर देता है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। ना कोई रोशनी, ना कोई समन सर्कल, कुछ भी नहीं। काफी देर तक ट्राई करने के बाद अचानक ग्रिम वॉर के पन्नों के बीच से एक अजीब सा कार्ड निकलकर हवा में तैरने लगता है। वो एक क्राफ्टिंग कार्ड था। उस कार्ड पर एक अजीब से ग्रास हॉपर की तस्वीर बनी हुई थी। एलन की आंखों में चमक आ जाती है। वो उसे समन ही करने वाला था, लेकिन तभी दरवाजा हल्के से खुलता है और वहां उसकी माँ थेसिया कमरे में आ चुकी होती है। लेकिन मजबूरी में एलन को फिर से सोने का नाटक करना पड़ता है। वो तुरंत आंखें बंद कर लेता है और बिल्कुल शांत लेटा रहता है। असल में उसका माना पॉइंट लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। शरीर भी थक चुका था और दिमाग भी। इसलिए कुछ ही देर में वो सच में सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो दोबारा उस क्राफ्टिंग कार्ड को समन करने की कोशिश करता है और इस बार ग्रिम वॉर चमकता है और अचानक वही ग्रास हॉपर उसके सामने प्रकट हो जाता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ तस्वीर नहीं था, वो असली था। इतना बड़ा कि लगभग उसके चेहरे के सामने आकर रुक गया। एलन एक पल के लिए डर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने सच में इतना बड़ा ग्रास हॉपर खड़ा है। लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भी जाग उठती है। उसने सच में कुछ समन किया था। अब वो उस ग्रास हॉपर को कुछ आदेश देने की कोशिश करता है। वो धीरे से कमांड देता है, लेकिन ग्रास हॉपर बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता, जैसे उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया हो। एलन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो तुरंत वापस ग्रिमोर खोलता है ताकि समनिंग मैजिक के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन पन्नों पर वैसी कोई सीधी गाइड नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर भी वो ध्यान से पढ़ना जारी रखता है। उसे महसूस होता है कि ग्रिमोर में कुछ बदलाव आ चुके हैं। नई जानकारियां जुड़ गई थीं। उसे पता चलता है कि उसके फैमिलियर्स यानी जिन जीवों को वो समन करता है, उसे माना पॉइंट, एबिलिटी पॉइंट और दूसरी शक्तियां भी दे सकते हैं। लेकिन एक जरूरी शर्त थी, उसे सबसे पहले अपने फैमिलियर्स को नाम देना होगा। एलन कुछ देर सोचता है और फिर उस ग्रास हॉपर का नाम रख देता है डनका। नाम रखते ही वो अपने स्टैट्स चेक करता है और इस बार उसे साफ दिखाई देता है कि डनका को समन करने के बाद उसके स्टैट्स में हल्का सा इंक्रीज हुआ है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो ठीक से खुश भी नहीं हो पाता।
क्योंकि अचानक दरवाजा खुलता है। उसकी माँ कमरे में आ चुकी थी और जैसे ही उसकी नजर एलन के सामने खड़े उस बड़े से ग्रास हॉपर पर पड़ती है, वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता ये क्या है। घबराहट में वो तुरंत पैर से उसे कुचल देती है। डनका वहीं खत्म हो जाता है। एलन बस देखता रह जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करने के बाद आखिरकार वो एक और क्रीचर समन करने में सफल हो जाता है। इस बार उसके सामने एक छोटा सा चूहा प्रकट होता है और इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान था। वो मुस्कुराते हुए उस चूहे का नाम रखता है माउसी। लेकिन सच बताऊं तो डनका और माउसी दोनों ही थोड़े बेवकूफ निकले, क्योंकि ये दोनों एलन के किसी भी कमांड को ठीक से फॉलो नहीं करते थे। एलन जितना भी कमांड देता, या तो वो समझते नहीं या फिर सीधा इग्नोर कर देते। लेकिन माउसी के पास एक खास एबिलिटी जरूर थी। उसकी स्किल का नाम था स्क्यूरी। इस एबिलिटी की मदद से वो बेहद तेज रफ्तार से दौड़ सकता था, इतना तेज कि आंखों से ओझल हो जाए। इसी तरह हर दिन एलन अपने ग्रिमोर को पढ़ता रहता था। वो समनिंग मैजिक के बारे में और ज्यादा सीखना चाहता था। वो बार बार कोशिश करता कि कोई ऐसा क्रीचर समन कर सके जो सच में उसकी बात माने। लेकिन अफसोस, हर कोशिश के बाद भी उसे वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। इसी बीच उसी दोपहर एक अचानक सी हलचल होती है। हम देखते हैं कि एलन का पिता रन दौड़ता हुआ घर की तरफ आ रहा है। उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। वो सीधे एलन के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एलन, क्या तुम उस मॉन्स्टर को देखना चाहोगे जिसे मैंने अभी अभी मारा है? एलन तुरंत उत्सुक हो जाता है। वो बिना सोचे कहता है, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। अब रन उसे अपनी बाहों में उठाता है और अपने साथियों के पास ले जाता है ताकि वो उसे उस मरे हुए बोर मॉन्स्टर को दिखा सके। सब लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर रन उसे एक बड़े से मरे हुए एल्बन बोर के पास ले जाता है। वो गर्व से कहता है, एलन, क्या तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा नाम भी इन्हीं मॉन्स्टर्स के नाम पर रखा था। जैसे ही एलन उस विशाल बोर मॉन्स्टर को देखता है, वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो आम जानवर नहीं था। उसका आकार बेहद बड़ा था, मांसल शरीर और खतरनाक दांत। एलन उसे ध्यान से देखने लगता है और अपने दिमाग में उसकी जानकारी समझने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है, ये सच में बेहद खतरनाक प्रजाति है। उसे याद आता है कि ऐसे बोर मॉन्स्टर्स को सी रैंक में गिना जाता है, मतलब ये ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हर कोई आसानी से नहीं मार सकता। और तभी एलन के मन में एक नया विचार जन्म लेता है। लेकिन तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता है। उसका नाम था जेडा। जैसे ही एलन की नजर उस पर पड़ती है, वो बड़े सलीके से खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। जेडा ये देखकर सच में हैरान रह जाता है, क्योंकि एलन अभी सिर्फ 1 साल का बच्चा है और उसे इतने साफ तरीके से बोलना और पढ़ना आता है। वो हंसते हुए कहता है, मेरी बेटी भी तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन वो तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती। उधर बाकी लोग भी अब इकट्ठा हो चुके थे। सबके चेहरे पर जोश साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आखिरकार रन ने ही उस खतरनाक बोर मॉन्स्टर को मार गिराया था। इसलिए सब लोग रन के लिए चीयर करने लगते हैं। कोई उसकी पीठ थपथपाता है, कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करता है, और इसी तरह समय बीतता जाता है। करीब 10 महीनों के बाद एलन को एक जबरदस्त खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि उसका समन लेवल आखिरकार लेवल 2 पर पहुंच चुका है, यानी अब उसके पास पहले से ज्यादा माना पॉइंट्स हैं। साथ ही अब वो और भी ज्यादा क्रिएचर समन कर सकता है। इतना ही नहीं, अब उसके पास नए क्राफ्टिंग कार्ड्स भी आ चुके थे। मतलब अब उसकी संभावनाएं और भी बढ़ चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद एलन चुपचाप अपना ग्रिमोर उठाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आज कुछ नया ट्राई करना है। वो ग्रिमोर खोलता है और सबसे पहले अपने एमपी को चेक करता है। इस बार उसका माना पॉइंट पूरी तरह मैक्स था, लेकिन फिर भी वो किसी नए क्रिएचर को समन करने में सफल नहीं हो पाता। तभी उसकी नजर ग्रिमोर के एक नए सेक्शन पर जाती है। वहां एक नई मैजिक टाइप दिखाई देती है, फ्यूजन मैजिक। इस एबिलिटी की मदद से वो 2 अलग अलग क्रिएचर्स को मिलाकर एक नया और ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बना सकता था। ये पढ़ते ही एलन की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत इस नई ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये थी, वो अभी बहुत छोटा था और उसके पास पर्याप्त एमपी भी नहीं था कि वो फ्यूजन मैजिक को सही तरीके से एक्टिवेट कर सके।
कई कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता और वहीं बैठा हुआ वो सोचने लगता है कि उसे और ज्यादा मजबूत बनना होगा। इसी वजह से एलन सच में काफी ज्यादा निराश हो चुका था। वो मन ही मन बोलता है, अरे यार, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। समय धीरे धीरे बीतता है। अब एलन 3 साल का हो चुका था। इस दौरान उसके माना पॉइंट्स भी पहले से काफी बढ़ चुके थे। एक दिन वो फिर से अपना ग्रिमोर खोलता है। उसकी नजर सीधे फ्यूजन मैजिक पर जाती है। इस बार वो ठान चुका था कि दोबारा कोशिश करेगा। वो पूरा फोकस करता है, अपनी सारी एनर्जी कंट्रोल करता है और अचानक फ्यूजन मैजिक सफल हो जाता है। उसके सामने एक नया क्रिएचर प्रकट होता है, एक छोटी सी चिड़िया। एलन मुस्कुराते हुए उसका नाम रखता है चैपी। लेकिन चैपी कोई आम पक्षी नहीं थी। उसके पास एक खास एबिलिटी थी, वॉइस मिमिक्री, मतलब वो किसी की भी आवाज हूबहू कॉपी कर सकती थी। एलन तुरंत सोचने लगता है, ये तो कमाल की स्किल है, इसकी मदद से मैं दुश्मनों को आसानी से ट्रैप कर सकता हूँ। चैपी के अलावा एलन 2 और नए क्रिएचर्स भी समन कर लेता है। पहला था मॉपी, जिसकी खासियत थी कि वो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक सुरंग खोद सकता था, और दूसरा था एक फ्रॉग, जिसकी ताकत थी ऊंची और लंबी छलांग लगाना। अब उसके पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज का छोटा सा सेट तैयार हो चुका था। इसी बीच दोपहर के करीब 3 बज चुके थे। तभी उसकी एक छोटी सी दोस्त वहां आ जाती है। उसका नाम था केना। वो एलन के साथ खेलने आई थी। दोनों मजाक मजाक में स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन सच कहें तो केना की स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल काफी खतरनाक थी। उसकी मूवमेंट तेज थी और अटैक बिल्कुल सटीक। बेचारा एलन पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो हार जाता है। शाम होने लगती है। तभी एलन के माता पिता उसे लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी मां प्रेग्नेंट है और अब वो पहले की तरह फार्मिंग का काम नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एलन कुछ देर चुप हो जाता है। इसीलिए वो सीधा अपने पेरेंट्स के पास जाता है। थोड़ा गंभीर होकर कहता है, मॉम का पेट अब काफी बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं भी फार्मिंग में आपकी मदद करूंगा। वो सच में दिल से ये बात बोल रहा था। लेकिन तभी उसके पिता रन मुस्कुराते हुए उसे रोक देते हैं। रन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं, तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो, अपने बचपन को एंजॉय करो, आगे चलकर वैसे भी तुम्हें फार्मिंग करनी ही है। ये सुनकर एलन बाहर से तो शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी ना चाहते हुए भी उसे उनकी बात माननी पड़ती है। तभी उसकी माँ थेरेसिया उससे कहती है, हमें तुम्हारी अप्रैल सेरेमनी का बहुत इंतजार है। एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे अप्रैल सेरेमनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं, इस दुनिया में जब कोई बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके लिए एक खास सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी के जरिए सबको पता चलता है कि उस बच्चे में कौन सा टैलेंट या क्षमता छुपी हुई है। और एलन के माता पिता को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन उन्हें अमीर बना देगा। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ चुका था, लेकिन एलन तो हमेशा की तरह अपने ग्रिमोर में ही डूबा रहता था। वो लगातार अपने मैजिक को बेहतर करने में लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक उसकी माँ कमरे में आ जाती है। एलन थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी में डंका को छिपा नहीं पाता। जैसे ही उसकी माँ की नजर उस ग्रास हॉपर पर पड़ती है, वो बुरी तरह डर जाती है। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इतने में रन भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। केना भी वहीं मौजूद थी। रन को तुरंत एहसास हो जाता है कि बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है। हालात अचानक गंभीर हो चुके थे, इसीलिए रन तुरंत केरीना से कहता है, जल्दी जाओ, अपनी मदर को बुला कर लाओ। केरीना बिना एक सेकंड गवाए दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर बाद जेरेड और उसकी पत्नी मैटिल्डा भी वहां पहुंच जाते हैं। मैटिल्डा हालात समझते ही तुरंत सब लड़कों को कमरे से बाहर निकाल देती है। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी और जगह चाहिए थी। घर के बाहर सब लोग टेंशन में खड़े रहते हैं। समय जैसे रुक सा गया था। फिर सुबह होते ही अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एलन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ में आ जाता है इस दुनिया में अब उसका एक छोटा भाई आ चुका है। रन खुश होकर उसका नाम रखता है मार्श। एलन उस छोटे से बच्चे को देखकर महसूस करता है कि ये दुनिया उसे सच में अच्छी लगने लगी है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद था, उसे अपनी नई फैमिली को एक बेहतर जिंदगी देनी है, उन्हें अमीर बनाना है, उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देनी है। लेकिन सच ये भी था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ये सब आखिर करेगा कैसे। समय बीतता है।
कुछ सालों बाद आखिरकार एलन 5 साल का हो जाता है और अब वो अपने पिता रन के साथ अप्रैल सेरेमनी के लिए निकल पड़ता है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। आज वही दिन था जिस दिन एलन और उसकी फैमिली को पता चलने वाला था कि एलन के अंदर कौन सी क्लास छुपी हुई है, और यही वो दिन था जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि एलन के पास समनर क्लास है, जिसकी मदद से वो अलग अलग तरह के मैजिक और क्रीचर्स को बुला सकता है। रास्ते में चलते हुए रन एलन से उस सेरेमनी के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है, एलन, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी खास टैलेंट हुआ तो अप्रैल सेरेमनी के जरिए सबको पता चल जाएगा, और हो सकता है कि उसी वजह से हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन वो ये भी समझाता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि उसकी उम्र के बच्चों में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। दोनों कदम बढ़ाते रहते हैं ताकि जल्द से जल्द सेरेमनी की जगह तक पहुंच सकें। रास्ते में ही उन्हें केरिन और उसके पिता जेरेड भी मिल जाते हैं। एलन ये देखकर सच में काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ केरिन ही उसकी एकमात्र दोस्त थी। चारों साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो लोग सिटी तक पहुंच जाते हैं। अब असली पल बस सामने ही था।